नमस्कार स्टूडेंट्स। इग्नू स्टडी सेंटर निर्माण कैंपस 2281 सुनाम पंजाब में आपका स्वागत है। और आज हम इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की लास्ट यूनिट यानी कि 14th यूनिट को कवर करेंगे, जिसमें हम रीजनलिज्म और न्यू रीजनलिज्म की बात करेंगे। तो देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया था, रीजनलिज्म यानी कि क्षेत्रवाद और न्यू रीजनलिज्म मतलब नव क्षेत्रवाद, इसका विकसित रूप है नव क्षेत्रवाद। ठीक है, तो आइए हम इसको डिस्कस करते हैं। तो देखिए, इस इकाई में हम अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में क्षेत्रीयता का क्या महत्व है, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और उसके बाद हम इसके विकास के लिए जिम्मेदार क्या परिस्थितियां थी, हम उनको भी डिस्कस करेंगे। और क्षेत्रवाद की क्या विशेषता होती है, और नव क्षेत्रवाद और उसका परिवर्तित संदर्भ, विषय वस्तु और रूपरेखा, उसके बारे में भी पढ़ेंगे। और क्षेत्रवाद और नव क्षेत्रवाद एक आलोचनात्मक मूल्यांकन, उसकी व्यवस्था भी हम करेंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि देखिए, जो पूरा विश्व है ना, वो हर अलग अलग तरह की भौगोलिक, सैनिक गतिविधि, राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक, सांस्कृतिक जैसी गतिविधियों का ना मिश्रण है। तो हर एक क्षेत्र की ना एक अलग अपनी विशेषता रहती है, कोई एक जैसा नहीं है, सब अलग अलग है। जैसे दक्षिण अफ्रीका में बहुत ज़्यादा धूप है, ठीक है, तो नॉर्थ अटलांटिक में बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो ये रीजन दोनों अपनी अपनी एक क्षेत्रीय विशेषता के तौर पर जाने जाते हैं। कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जो कि बहुत ज़्यादा संपन्न हैं, और कुछ आप अरब के देश देख सकते हो जहाँ पर सिर्फ रेगिस्तान है, जहाँ पानी की तो इतनी किल्लत है, लेकिन वहाँ पर नेचुरल रिसोर्सेज यानी कि ब्लैक गोल्ड, यानी कि जो कि हमारा पेट्रोल है, वो इतनी मात्रा में है, अब पूरा विश्व उसका दीवाना है। ठीक है, तो जो ये क्षेत्र की विशेषताएं होती हैं ना, ये कहीं ना कहीं तो एकीकरण का काम करती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये क्षेत्रीयकरण बहुत खतरनाक भी हो जाता है। ठीक है, अगर मैं आपको इंडिया के कंटेक्स्ट में समझाऊं, तो हमारे बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं नॉर्थ रीजन के, मान लीजिए, जो कि अपनी क्षेत्रीय एकता को लेकर भारत से अलग होने की भी मांग कर चुके हैं। जैसे अगर आपको दक्षिण के क्षेत्र की बात बताऊं, तो वहां पर आप भी देखोगे कि तृणमूल के लोग जो हैं, या जो तेलंगाना है, ये जो तमिलियन लोग हैं, इन्होंने एक टाइम था जब भारत से अलग होने की डिमांड रख दी थी, क्योंकि ये कहते थे कि हम ना भारत से अलग हैं। हम भारत जो कि उत्तर भारत है, क्योंकि आप जानते हो कि उत्तर भारत को हिंदुस्तान कहा जाता था, दक्षिण वाले भारत को भारत नहीं समझते, वो भारत में अपने आप को शामिल नहीं करते, क्योंकि वो कहते हैं कि हमारी संस्कृति शुद्ध है और उत्तर में पश्चिम का प्रभाव ज़्यादा है। ये आप सब मानते भी होंगे, और आप लोगों ने देखा भी होगा कि जब आप दक्षिण की तरफ जाते हो तो आपको बहुत सारे मंदिर वही पुरानी स्थिति में अवेलेबल मिलते हैं। ठीक है, चाहे आप त्रावणकोर में जाएंगे, चाहे आप केरला में जाएंगे, तो चाहे आप जो तिरुपति बालाजी का मंदिर है, ये जो दूसरे मंदिर हैं, वो आज भी वैसी ही सिचुएशन में, स्थिति में है जैसे पहले हुआ करते थे, तो बहुत ज़्यादा मान्यता भी है उनकी। कहने का मतलब ये है कि जब कोई एक क्षेत्र अपनी क्षेत्रीय विशेषता को लेकर खड़ा हो जाता है, अपने डिमांड को रखता है, या अपने क्षेत्र के डेवलपमेंट के लिए आवाज़ उठाता है, तो वो क्षेत्रवाद कहलाता है। यानी कि देखिए, आप लोग भी जानते हो कि इंडिया का जो एकीकरण था वो क्षेत्रवाद के हिसाब से हुआ था। उसमें भाषा ने अपना एक अलग रोल प्ले किया, लेकिन कहीं ना कहीं क्षेत्रवाद उसमें बड़ा इम्पोर्टेंट भी था। अब वो क्यों था? क्योंकि हमने अपने क्षेत्र के हिसाब से अपने आप को बांट लिया ताकि एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से चल सके। लेकिन जब हम यही क्षेत्र का विस्तार बड़ा कर देते हैं, यानी कि इसका रूप बड़ा करके इसमें एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, यूरोप जैसे क्षेत्रों की बात करें, तब ये अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक बहुत मेन रोल अदा करता है। अब इंटरनेशनल जो पॉलिटिक्स है ना, उसमें क्षेत्रवाद क्या है? तो क्षेत्रवाद तो देखो, इसका विकास कोई ये नहीं था कि बहुत जल्दी हुआ है। वैचारिक रूप से सहयोग के लिए एक खाका डेविड मित्रानी ने अपनी पुस्तक अ वर्किंग पीस सिस्टम 1943 में प्रकाशित किया था। ठीक है, जिसमें उन्होंने अनिश्चितता के तकनीक क्षेत्रों में सहयोग का प्रस्ताव दिया था, और उन्हें कार्यात्मक क्षेत्र कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि जब इंटरनेशनल लेवल की अगर मैं बात करूं, तो देखिए, जो मैंने आपको एक बुक बताई है, इसको थोड़ा सा आप अपने ध्यान में ज़रूर रखिएगा। कई बार शॉर्ट क्वेश्चंस में इस तरह के क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। क्षेत्रवाद जब आप विश्व स्तर पर देखते हो, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के स्तर पर देखते हो, तब आप लोग ये जज कर पाते हैं कि एक पूरे क्षेत्र के विकास के लिए जब आवाज़ उठाई जाती है, तो वो क्षेत्रवाद कहलाता है। देखो, आप लोग जानते हो कि एशिया जो महाद्वीप है, वो थोड़ा
पिछड़ा हुआ है, हालांकि बड़ा बहुत है लेकिन पिछड़ा हुआ भी है, ये आप जानते ही हो। ये एशिया है, इसी तरीके से अफ्रीका है, लैटिन अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका है, ठीक है, यूरोप है। एशिया का जो ये पूरा भाग है ना, ये बहुत बड़ा भी है और बहुत अनडेवलप्ड भी है, क्योंकि इसमें बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जो भी डेवलप नहीं कर सकी। इंडिया भी इसका एक पार्ट है, ठीक है, और बहुत सारी कंट्रीज आप इसमें देखते हो। अमेरिका और लैटिन अमेरिका जैसे ये एरियाज को आप देख चुके हो कि वो कितने डेवलप्ड हैं, ठीक है, उनका क्षेत्र ज़्यादा डेवलप्ड है, और हमारा रुझान भी उन्हीं की तरफ रहता है कि हम भी उनकी तरह डेवलप करें, लेकिन हमारे पास अभी वो तकनीक नहीं है, अभी वो मुख्य कारक नहीं है जिससे हम अपने आप को डेवलप कर सकें। लेकिन जब हम बात रीजनलिज्म की करते हैं ना, क्षेत्रवाद की करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि अपनी संप्रभुता को बनाए रखते हुए हम अपने आसपास के जो क्षेत्र होते हैं ना, उनको इकट्ठा करके एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं। अगर मैं आपको सही मायनों में बात बताऊं, तो इंटरनेशनल लेवल पर रीजनलिज्म का मतलब ये होता है कि मान लीजिए एशिया रीजन है, एशिया रीजन में तकरीबन तकरीबन 20 कंट्रीज हैं। सभी ने इस एशिया डेवलपमेंट, यानी इस एशिया रीजन की डेवलपमेंट के लिए ना, इन सारी कंट्रीज ने क्या किया, एक हो गए, ठीक है, और इसकी डेवलपमेंट के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बना लिया। जैसे मैं अगर आपको आसियन की एग्जांपल दूं, आसियान का मतलब क्या है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया नेशन। अब जो साउथ ईस्ट एशियन जो है ना कंट्रीज, उन्होंने मिलकर अपना एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया, जिसे आप रीजनल ऑर्गेनाइजेशन बोलते हो, क्षेत्रीय ऑर्गेनाइजेशन बोलते हो, जो क्षेत्र के विकास के लिए काम करता है। देखो, जो यूएनओ है, यूएनओ तो पूरे के पूरे वर्ल्ड के लिए काम करता है, लेकिन उसकी पॉलिसी फिर भी ऐसी है कि हर जगह नहीं पहुंच पा रही है। तो इसके लिए क्या है कि यूएनओ खुद इस चीज को रेक्टिफाई करता है, हाँ करता है कि आप अपनी रीजनल ऑर्गेनाइजेशन बनाइए। यूरोपियन यूनियन क्या है, रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है ना, यूरोप के डेवलपमेंट के लिए बनाया हुआ है। नाटो क्या है, नाटो, सेंटो, सिंटो, ये सब क्या है, ये सब रीजनल ऑर्गेनाइजेशन ही तो बनाए थे इन्होंने। अब रीजनल ऑर्गेनाइजेशन बनाने का मतलब क्या है, देखो मैं आपको रीजनल ऑर्गेनाइजेशन को रीजनलिज्म से जोड़कर इसलिए समझा रहा हूँ, क्योंकि जो रीजन्स होते हैं उनकी डेवलपमेंट के लिए जब लोग इकट्ठे होकर ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, तो वो रीजनलिज्म भी कहते हैं और रीजनल ऑर्गेनाइजेशन भी उन्हें कहते हैं, क्योंकि ये दोनों चीज़ें जो टर्म्स है ना, ये रीजन के साथ जुड़ रही हैं। तो मैं आपको इसलिए ये समझा रहा हूँ ताकि आपको रीजनल ऑर्गेनाइजेशन भी कंफर्म हो जाए और आप रीजनलिज्म को भी पढ़ सकते हैं। अब थोड़ा सा अगर हम हिस्ट्री की तरफ जाते हैं, तो आप लोगों को पता है कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई थी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई थी, और उसके बाद जब शीत युद्ध चला था, तो आपको भी पता है कि इकोनॉमी के लिए पूरा वर्ल्ड ना बहुत ज़्यादा डिमोलिश हो गया था, अनस्टेबल हो गया था। और जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो आप लोग भी जानते हो कि हमने इससे पहले लेक्चर में डब्ल्यूटीओ को पढ़ा, आईएमएफ को पढ़ा, विश्व बैंक को पढ़ा। हमने क्यों पढ़ा था, और हमने ये भी इसमें पढ़ा था कि ये इंटरनेशनल लेवल पर इकोनॉमी को स्टेबल करने के लिए था। लेकिन आप लोगों ने साथ में ये भी पढ़ा था कि जब इन ऑर्गेनाइजेशंस को बनाया गया था, तो ये अपना काम ढंग से नहीं कर रही थी। ये अपने बनाई तो देखो, अब इनको पूरे वर्ल्ड की डेवलपमेंट के लिए था, लेकिन काम ये कहाँ कर रही थी, सिर्फ और सिर्फ जो इनकी बड़ी बड़ी शक्तियां हैं जो इनको कंट्रोल कर रही थी, सिर्फ उनको ये डेवलप करने के लिए उनके लिए नीतियां बना रही थी। तो आप ये देखो कि जब यू हमने आईएमएफ को इतने बड़े एरिया के डेवलपमेंट के लिए काम करने के लिए बोला, लेकिन वो काम ही इतने एरिया के लिए कर रही है, इतने एरिया की कर रही है, तो जो ये सारा एरिया होता है ये तो बिल्कुल ही डेवलप नहीं हो पाएगा, और ये ज़्यादा डेवलप हो जाएंगे। तो जो यूएसए, ब्रिटेन आज इतने डेवलप्ड है ना, ये किसी टाइम पे सबसे ज़्यादा, मतलब जो किसी टाइम पर क्या कहूँगा, अगर इनको फर्स्ट और सेकंड वर्ल्ड वॉर के दौरान कहूँ, तो जो आईएमएफ था ना और जो वर्ल्ड बैंक था, वो सिर्फ इन्हीं के लिए काम करता था। आज बेशक वो विश्व के लिए काम कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं वो इनके कंट्रोल में भी आज के टाइम पे है। तो जब वर्ल्ड ने ये देखा कि यार ये जो इतनी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट के नाम पर हम पर थोपी गई थी, तो वो हमारे क्षेत्र का तो विकास कर ही नहीं रही। क्योंकि देखिए, पूरे एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका जैसे बड़े बड़े द्वीपों में अपने अपने छोटे संगठन भी हैं, अपने अपने उपमहाद्वीप भी हैं, और हर एक रीजन की अपनी एक डिमांड होती है।
कि मुझे तो यार, अगर देखो आप नॉर्थ में जाते हो तो वहाँ पर डिमांड है गर्म चीज़ों की, अगर आप साउथ में जाओगे जहाँ पर गर्म एरिया जैसे दक्षिण अफ्रीका में जाओगे तो वहाँ पर डिमांड है ठंडी चीज़ों की। अगर आप दक्षिण अफ्रीका में जाकर आग दोगे, आप उनको जाकर गर्म कपड़े की बजाय उनको हीटर प्रोवाइड करोगे तो वो उनकी किसी काम का नहीं होगा। अगर इसको हम डेवलपमेंट कहेंगे तो ये उनके लिए डेवलपमेंट नहीं होगा बल्कि हमारे लिए डेवलपमेंट है। ठीक है, अगर आप नॉर्थ अमेरिका में जाकर ये बोलते हो कि लो भाई आप आइसक्रीम खा लो, ये तो आपकी ज़रूरत है, तो आप जानते हो कि इनको इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो इसी हिसाब से जब आप विश्व को देखते हो तो आईएमएफ वर्ल्ड बैंक जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान थे या उसके बाद कहें तो क्या हुआ कि ये लोग ना मतलब सिर्फ और सिर्फ बड़ी कंट्रीज जो बड़ी पावरफुल कंट्रीज थी उनके लिए काम करने लगे। ठीक है, तो इससे क्या हुआ कि हर एक एरिया को अपनी डिमांड अलग से चाहिए थी, उनकी सुनी नहीं जा रही थी। तो इसमें क्या हुआ, अपनी आर्थिक सामाजिक और राजनीतिक सुरक्षा को देखते हुए रीजन्स उठने शुरू हो गए, रीजनल ऑर्गेनाइजेशन बनने शुरू हो गए, आसियान, सार्क, नाफ्टा, जीजीसी, जीसीसी। अब ये क्यों उठने लग गए? क्योंकि जब हमने देख ही लिया कि विश्व में चल क्या रहा है, हर कोई अपना सोच रहा है, तो हमें भी अपने रीजन के बारे में सोचना पड़ेगा ना। जब सभी लोग अपना अपना सोच रहे हो तो नॉर्मल सी बात है, हम भी अपना सोचेंगे। तो इसके लिए हमने रीजनल ऑर्गेनाइजेशन बना लिए ताकि हम अपने एरिया की संस्कृति को सुरक्षित रख सकें, ताकि हम अपने एरिया के डेवलपमेंट में आगे आ सकें, ताकि हम अपने एरिया की ज़रूरत की चीज़ों को एक साथ मिलजुल के उसको पूरा कर सकें, ताकि हम अपने रीजन की सुरक्षा कर सकें। ठीक है, और ताकि हम अपने रीजन में इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर सकें। अब देखो, क्षेत्रवाद के जिम्मेदार कारक क्या है मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, तो इन चीज़ों को आप खुद पढ़ लीजिएगा ताकि आपको और चीज़ें क्लियर हो जाए। और देता हूँ, जैसे कि मान लीजिए ये एशिया है। ठीक है, यहाँ पर भारत है, नेपाल है, भूटान है, श्रीलंका है, जब सॉरी इसमें हम मालदीव को लेंगे, थाईलैंड को ले लेंगे, बांग्लादेश है। ठीक है, अब मान लीजिए कि इंडिया के पास इलेक्ट्रिसिटी बहुत अच्छी है, इनके पास इलेक्ट्रिसिटी की बहुत प्रॉब्लम है, तो इंडिया ने इसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करवा दी। इसके पास टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है तो इसने भारत को टेक्नोलॉजी और इन सबको टेक्नोलॉजी दी। इसके पास मिलिट्री पावर ज़्यादा अच्छी है तो इसने मिलिट्री पावर प्रोवाइड करवाई सबको। तो ये जो पूरा रीजन है और इस रीजन के अंदर जो ये कंट्रीज पाई जा रही हैं, ठीक है, ये कंट्री जब कोऑपरेशन के साथ किसी ऑर्गेनाइजेशन को बनाकर एक दूसरे की मदद और सहयोग की भावना से अपने क्षेत्र के सामाजिक और सांस्कृतिक जो ज़रूरतें हैं उनको पूरा करती है और क्षेत्रवाद को बढ़ाती है, तो उसे हम रीजनलिज्म कहते हैं। ठीक है, जैसे आप ये देखो, आप एक कॉलोनी में रह रहे हो, वहाँ पर 5 घर हैं। नॉर्मल सी बात है, आप लोग मिल-जुल के रहोगे ना कि कभी अगर इसको ज़रूरत पड़ी तो पाँचों के पाँचों इसकी हेल्प के लिए जाएँगे, इसको ज़रूरत पड़ी तो इसकी हेल्प के लिए पाँचों के पाँचों जाएँगे, ठीक है? और इसकी हेल्प की ज़रूरत पड़ी तो पाँचों के पाँचों इसकी हेल्प के लिए जाएँगे, ठीक है? क्योंकि आप अभी एक एरिया में 5 ही तो घर हो, अगर लड़-झगड़ के रहोगे तो प्रॉब्लम सभी को फेस करनी पड़ेगी। तो इसलिए ज़रूरत इस बात की महसूस की जा रही है कि आप सिर्फ़ और सिर्फ़ सहयोग करें। तो जो क्षेत्रवाद है ना, क्षेत्रवाद सहयोग के दायरे में ही काम करता है कि जब हम एक एरिया में रह रहे हैं, तो ठीक है हमें डेवलपमेंट करनी है, ठीक है, हमारे पास कुछ मेरे पास इनकम है, कुछ आपके पास इनकम है, तो मिल-जुल के उस इनकम को बाँटते हैं। क्योंकि देखिए आप भी जानते हो कि एशिया में सभी नेशंस अमीर नहीं हैं। ठीक है, टेक्नोलॉजी के मामले में जो यूरोपियन यूनियन के देश हैं वो ज़्यादा स्ट्रगल कह रहा हूँ, वो ज़्यादा सक्सेसफुल हैं। लेकिन इंडिया फिर भी देखिए, अगर आपने एग्जाम्पल ही सुना होगा कि जब नेपाल पे भूकंप का अटैक हुआ था, भूकंप आया था वहाँ पर, तो इंडिया ने बहुत सारी मदद उनको प्रोवाइड करवाई थी। ठीक है, अब कोविड के टाइम में भी बहुत सारी सैनिटाइजेशन की चीज़ें हैं, ठीक है, चाहे वो मास्क हो, चाहे वो पीपी किट हो, भारत की तरफ से नेपाल, मालदीव और दूसरे नेशंस को प्रोवाइड करवाई जा रही हैं। वो क्यों प्रोवाइड करवाई जा रही हैं? वो इसलिए क्योंकि हम इनको अपने रीजन का हिस्सा मानते हैं। हमने कोऑपरेशन के लिए मेमोरेंडम साइन किया है कि हम चाहे विभिन्नता वाले देश में रह रहे हैं, लेकिन फिर भी हम अपने इस रीजन के डेवलपमेंट के लिए सहयोग करके आगे चलेंगे। ठीक है, अगर मान लीजिए कि हम 5 फ्रेंड्स हैं,
ठीक है, हम 5 फ्रेंड्स में एक के पास 100 रुपये है, एक के पास 10 रुपये है, एक के पास 90 रुपये है, तो एक के पास 80 रुपये है। तो जो 100 रुपये वाला है वो इसको 10 दे देगा, इसको 10 दे देगा, इसको 10 दे के मतलब इक्वली कर लेगा वो। तो ये क्या है, ये 4 और 5 फ्रेंड्स के बीच में जो कॉपरेशन हुआ, अगर आप इसे वर्ल्ड लेवल पर लागू करोगे नेशन के हिसाब से, तो ये भी तो कॉपरेशन है ना, और ये रीजनलिज्म है। अपने रीजन की सुरक्षा के लिए, उसके हितों की सुरक्षा के लिए, उसके विकास के लिए जब हम कोई काम करते हैं तो हम उसे रीजनलिज्म के साथ जोड़ते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि रीजनलिज्म की विशेषता क्या होती है। देखो, रीजनलिज्म की सबसे पहले विशेषता ये रहती है कि वो अपने रीजन के डेवलपमेंट के लिए पॉलिसीज का निर्माण करते हैं। यहाँ पर जितनी भी पॉलिसीज बनती हैं वो रीजन के डेवलपमेंट को ध्यान में रखते हुए सामने आती हैं। इसमें ये नहीं होता कि मैं सिर्फ अपना सोचूंगा, इसमें पूरे रीजन का देखना पड़ता है, पूरे रीजन का सोचना पड़ता है, पूरे रीजन के लिए काम करना पड़ता है। ठीक है, दूसरी अगर आपको कोई विशेष, देखिए विशेषताएं इसमें नहीं लिखी हुई, मैं आपको अपनी तरफ से इस विशेषताओं को बता रहा हूँ। ठीक है, आप एक बार इसे ज़रूर पढ़ लीजिएगा ताकि आप और अच्छे तरीके से कुछ विशेषताओं को बना सकें। ठीक है, तो दूसरी विशेषता ये रहेगी कि इकोनॉमिक पॉलिसीज का बैलेंस्ड हम डेवलपमेंट कर सकते हैं। देखिए, हम अगर रीजनलिज्म की बात करें तो उसमें हमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी बड़ा मुख्य होता है। अब उसके अंदर हम क्या कर सकते हैं कि हम अपनी पॉलिसीज को इस तरह से मतलब यूटिलाइज करेंगे कि हमारे जो आसपास के जितने भी सहयोगी राष्ट्र होते हैं हम उनके साथ कोऑपरेशन कर सकें। ठीक है, हम अपनी जो पॉलिसी को इतना रिजिड नहीं करेंगे कि हमारे जो आस पड़ोस के लोग हैं वो हमारे सामान को खरीद ही ना सके। हम इतना महंगा नहीं करेंगे, या ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या कर सकते हैं, हम उनको एक्साइज ड्यूटी में रियायत प्रोवाइड करवा सकते हैं। इमरजेंसी के टाइम हम उनको इमरजेंसी फंड प्रोवाइड करवा सकते हैं, जो कि वो हमें चाहे वापस करें या ना करें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस रीजनलिज्म की ये विशेषता रहती है कि हम एक तरह से कोऑपरेशन के साथ उनके साथ चलते हैं। हमारा मतलब बेशक डेवलपमेंट करना है, हम डेवलप करना चाहते हैं, लेकिन हम इतना भी अपने आप को डेवलप नहीं करना चाहते कि सिर्फ अपने आप को डेवलप कर ले और हमारे आस पास पूरा बंजर ही हो जाए वो। ठीक है, अब दूसरी बात आती है सुरक्षा के मामले में। तो देखिए, एक रीजन, अगर मैंने आपको शायद याद हो, समझाया भी था कि जो वन फॉर ऑल ऑल फॉर वन, हमने सामूहिक सुरक्षा के सिद्धांत को पढ़ा था। अब जो सामूहिक सुरक्षा का सिद्धांत था उसमें आपने ये भी तो पढ़ा था ना कि अगर एक राष्ट्र पर अटैक होगा तो मतलब अगर हम एक रीजन में रह रहे हैं, इस पर किसी ने अटैक कर दिया, दैट्स मीन हम चारों पर अटैक हुआ, तो हम इसके साथ मिलकर उसकी अगेंस्ट कार्रवाई करेंगे। तो रीजनलिज्म में ये भी विशेषता रहती है कि आप एक दूसरे के साथ सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय सहयोग नहीं करते, आप उसके साथ रक्षात्मक सहयोग भी करते हैं, आप उसके साथ आर्थिक सहयोग भी करते हैं, आप अपनी पॉलिसीज को बांटते हैं। अगर इंडिया के पास टेक्नोलॉजी अच्छी आ गई, मान लीजिए इंडिया में बिजली बहुत ज़्यादा बन रही है, ठीक है, चलो बिजली की बात छोड़िए, हम कनक की बात ले लेते हैं, हम गेहूं की बात ले सकते हैं। इंडिया में बहुत ज़्यादा कनक होती है, बहुत ज़्यादा गेहूं होता है, ठीक है, इसीलिए तो हमने पब्लिक डिस्ट्रीब्यूटिंग सिस्टम भी चला रखे हैं, चलो हम गरीबों को देते हैं, लेकिन फिर भी हम अन्न बहुत खराब करते हैं। तो अब हम क्या करते हैं रीजनलिज्म में, हम बहुत सारा अन्न वहाँ पहुँचाते हैं जहाँ पर ज़रूरत भी होती है। मान लीजिए नेपाल में कमी है, नेपाल हमसे खरीदता है तो हम उसे देते हैं। हम ऐसा नहीं करते कि हम उसे मान लीजिए 1 किलो 1 लाख रुपए में देंगे, नहीं, हम 1 लाख कनक 100 रुपए में देंगे उसे। क्योंकि ये रीजनलिज्म के रूल्स होते हैं, नियम होते हैं कि हमने सहयोग करना है, हमें लाभ तो बेशक कमाना है लेकिन सहयोगात्मक लाभ चाहिए, सामूहिक लाभ चाहिए। भारत सिर्फ अपना फायदा नहीं देखता, भारत ये भी सोचता है कि जो मेरे आसपास की कंट्रीज हैं मैं उनके लिए भी डेवलपमेंट साथ के साथ लेके आऊँ। भी ठीक है, हम आसपास की कंट्री से ज़्यादा सक्सेसफुल हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम उनसे अपना फ़ायदा लेके अपनी डेवलपमेंट कर लें और उनको पीछे छोड़ दें। ठीक है, तो रीजनलिज्म में ऐसी चीज़ें होती हैं। नव क्षेत्रवाद 1990 का दशक में क्षेत्रीयवाद के पूर्ण उत्थान और कई क्षेत्रीय संगठनों के विकास का साक्षी बना। एक ऐसा विकास क्षेत्रवाद को दूसरी बार आना हैवुड माना जाता है। 1970 और दशक के मध्य से 1980 के दशक के मध्य तक अपेक्षाकृत कम सक्रिय दशक के बाद क्षेत्रीय समूहों ने नए सिरे से रुचि पैदा हुई। इस खंड में हम नए क्षेत्रवाद की विशेषताओं और प्रकृति की ओर परिवर्तन संदर्भ, विषय वस्तु और आकृति के दृष्टिकोण को देखते हैं, क्योंकि यह 1990 के दशक से ही उभरा था। अब मैंने जहाँ पर आपको बात पहले बताई थी कि रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस की, ठीक है, अब वो सिस्टम यहाँ पर आ गया है। 1990 के बाद हमने रीजनलिज्म में एक नया
दौर देखा था। वो क्या था? ऑर्गेनाइजेशंस का। ठीक है, मैं इसे ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि आप लोगों को मैंने ऊपर ऑलरेडी बताया है कि जब पहले एक क्षेत्रवाद था, अपने क्षेत्र की डेवलपमेंट के लिए इकट्ठे हो जाना, ठीक है, या उसकी डेवलपमेंट के लिए काम करना सिर्फ अपने एक रीजन के लिए। लेकिन जब हम इंटरनेशनल लेवल पर नव क्षेत्रवाद की बात करते हैं ना, तब उसमें रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस शामिल हो जाती हैं। तो 1990 के बाद से हमने नए रीजनल नव क्षेत्रवाद को देखा, जिसमें अपेक्षाकृत नया परिवर्तन देखने को मिला, नई आकृति और दृष्टिकोण, मतलब नई टेक्नोलॉजी देखी हमने, कुछ नई चीज़ें ऐड ऑन हुई, जिससे हमें ये चीज़ क्लियर हुई कि जो क्षेत्रवाद है वो पहले जिस रूप में था अब वो वैसे रूप में शामिल नहीं है। ठीक है, तो आप इसे जब डेप्थ में पढ़ेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। उसके बाद हम आगे चलते हैं, इसका आलोचनात्मक रूप। देखिए, क्षेत्रवाद का आलोचनात्मक रूप, देखिए मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि ये एक महत्वाकांक्षी योजना के तौर पर काम करता है। क्या? अपने अपने एरिया को डेवलप करो। मान लीजिए 4 रीजन्स हैं, ठीक है, ये 4 रीजन्स हैं, सारे क्षेत्रवाद से प्रभावित हैं। आज तो वैसे हर एक कोई क्षेत्रवाद से ही प्रभावित है, ठीक है, ये अपना फ़ायदा कर रहा 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 है। ठीक है, तो जो कुछ ऐसे कंट्रीज़ होती हैं जो रीजन बना ही नहीं सकती, वो बेचारी बीच में यूँ ही पिसी जाती हैं। ठीक है, आप सो देखते ही हो ना कि अगर 40 बच्चों की क्लास है, तो अगर उसमें मान लीजिए ग्रुप्स बने हुए हैं, 5-5 के, 10-10 के ग्रुप्स बने हुए हैं, तो मान लो 10 के ग्रुप बने हुए हैं, तो 3 ग्रुप तो बन गए। तो 40 बच्चों की क्लास में 10 बच्चे क्या हैं, वो तो किसी ग्रुप में शामिल नहीं हो सकते। ठीक है, क्योंकि वो वीक बच्चे हैं और 30 का ग्रुप इंटेलिजेंट का है, तो बेचारे ये तो सफ़र करेंगे ना। तो रीजनलिज्म कहीं ना कहीं कोऑपरेटिव मूवमेंट के हिसाब से तो बहुत अच्छा चलता है, लेकिन अगर हम देखें तो रीजनलिज्म के कई लॉसेस भी हैं। पहला लॉस तो मैं यही कहना चाहूँगा कि रीजनलिज्म सिर्फ अपने रीजन की बात करते हैं, लेकिन हमें सिर्फ अपने रीजन की बात ना करते हुए हमें पूरे विश्व का सोचना चाहिए। ठीक है, रीजनलिज्म को बढ़ावा देना अच्छी बात है क्योंकि हर एक रीजन की अपनी एक सहूलत होती है, लेकिन उस बीच हम उन छोटी छोटी कंट्रीज को भूल जाते हैं जो रीजन्स नहीं बना पाती या जिनके पास बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है ही नहीं। तो इसलिए हम थोड़ा सा इसको पढ़कर देखते हैं, इसमें क्या लिखा है कि क्षेत्रवाद और नव क्षेत्रवाद की विशेषताओं और प्राकृतिक पर चर्चा करने के बाद अब एक महत्वपूर्ण परिप्रेक्ष्य से अवधारणाओं का जायजा होना लेना अनिवार्य है। यदि क्षेत्रवाद में कार्यवादी, नव कार्यवादी और संघवादी के बीच समर्थन है, तो क्या इसका मतलब यह है कि यह अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में सभी समस्याओं के लिए एक रामबाण है? क्षेत्रता की वांछनीयता के रूप में दावे और जवाबी दावे किए गए हैं। सार्वभौमिकतावादी क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति की समस्याओं को दूर करने और हल करने के लिए वैश्विक अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में अपना विश्वास रखते हैं और क्षेत्रीय संगठनों की प्रासंगिकता और उपयोगिता पर सवाल उठाते हैं। आलोचना आलोचक यह कहते हैं कि क्षेत्रीयता और अत्यधिक जोर देने में से क्षेत्र के भीतर बड़ी शक्तियों के द्वारा अधिक वर्चस्व को बढ़ावा देने वाले बंद संगठनों की ओर जाते हैं। इसलिए यह धारणा है कि क्षेत्र के भीतर या बाहर बड़े प्रमुख शक्तियों के खिलाफ खुद को बचाने के लिए छोटे राज्य एक साथ आते हैं। एक अनुमानिक धारणा है कि अब तक क्षेत्रीय समूहों की अनुभवजनक साक्ष्य बताते हैं कि सुरक्षा क्षेत्र में बड़ी और मजबूत शक्तियां प्रभाव और वर्चस्व के लिए एक अतिरिक्त मंच प्राप्त करती हैं, जो पहले से कहीं अधिक शक्ति की एकाग्रता के लिए अग्रणी है। ऐसे अन्य लोग हैं जो कहते हैं कि क्षेत्रीय संगठन क्षेत्रीय संघर्षों को हल करने की पहल को हासिल करने और शांति शक्तियों को बहाल करने के लिए क्षेत्रीय प्रक्रिया की महत्वाकांक्षाओं को बहाल करने में विफल रहे हैं, ताकि एक एक तरह से शांति प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा सके, ताकि उनके लाभ का परिणाम निर्धारित किया जा सके, उनके राष्ट्रीय हितों के अनुरूप हो सके। उदाहरण के लिए, चीन की सरकार ने कंबोडिया में अपनी भूमिका और रणनीतिक हित के डर से बाहरी तत्वों को शांति की अनुमति नहीं दी। किसी क्षेत्र में मजबूत शक्तियों के संघर्ष समाधान तंत्र को ज्यादा स्वीकार करती हैं, जब संघर्ष किसी राजनयिक उद्देश्य की सेवा के बिना आर्थिक रूप से बोझिल या रणनीतिक रूप से अपमानजनक या अभी भी आर्थिक रूप से बोझिल हो गया। तो देखिए, ये जो पूरी आलोचना है ना, ये अपने अपने तरीके से सोच के उसको बताया गया है। आप क्या सोचते हैं? मेरा मानना तो यही है कि इस पूरे टॉपिक को पढ़ के आप क्या सोचते हो, आप इसके अंदर अपने ही व्यूज डालें। ठीक है, इसे ज़रूर पढ़िएगा क्योंकि इससे आपको थोड़ा आइडिया मिलेगा कि आखिर इसकी आलोचना क्यों की जाती है। लेकिन बिफोर स्टार्टिंग दिस आलोचना आपको इतना पता होना चाहिए, कोई भी टॉपिक हो,
चाहे वो अच्छा है तो चाहे वो बुरा है, उसकी आलोचना होगी ही होगी। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अगर कोई टॉपिक उठा है तो उसकी वाहवाही भी हुई है और उसकी आलोचना भी हुई है, क्योंकि हर थिंकर का अपना एक सोचना होता है। तो किसी भी टॉपिक के ऊपर जब भी हम कोई भी बात, अगर आप देखोगे वर्ल्ड में यूएनओ की तरफ से बहुत सारी कॉन्फ्रेंसेस ऑर्गेनाइज करी जाती हैं, बहुत सारे टॉपिक्स पे ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, ठीक है। कुछ लोग उस पर साइन करते हैं और कुछ लोग नहीं करते, कुछ लोग उसको फेवरेबल मानते हैं तो कुछ लोग बोलते हैं कि ये तो हमारी सॉवरेनिटी को हर्ट करने के लिए बनाई गई ऑर्गेनाइजेशन, सॉरी कॉन्फ्रेंस है, तो वो साइन नहीं करते। कहने का मतलब ये है कि अगर क्षेत्रवाद एक जगह देखा जाए तो अच्छा भी है कि हर क्षेत्र की अपनी अपनी ज़रूरतें होती हैं, उसको पूरा करना भी ज़रूरी होता है, ठीक है। जैसे हम जानते हैं ना हमारे घर में कितने कमरे होने चाहिए, अगर फैमिली बड़ी है तो हमें बड़े घर की ज़रूरत है, फैमिली छोटी है तो 2 कमरों में भी गुजारा हो सकता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हमें क्या बताती हैं कि रीजनलिज्म एक जगह से अच्छा तो है, रीजनल कोऑपरेशन भी अच्छा है, रीजनल ऑर्गेनाइजेशन भी अच्छी है, लेकिन अगर हम डेवलपमेंट की बात करते हैं ना, इक्वल डेवलपमेंट की बात करें, उस लिहाज से मैं नहीं मानता कि रीजनलिज्म सही है, ठीक है। तो ये रहा आपका पूरा टॉपिक, बहुत छोटा टॉपिक था और इम्पोर्टेंट भी है, आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो इसी हिसाब से मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद।